मैं तेनू फिर मिलांगी। जाने किन रास्तों से होती और कब की चली, मैं उन रास्तों पर पहुंची जहां फूलों लदे पड़े थे। हाय अल्लाह, यह तो मेरी खता, मेरा गुनाह कि मैं शिव के सरोवर में नहाई। यह तो शिव का आरक्षित सरोवर है, सिर्फ उनके लिए मैं तेनू फिर मिलांगी। चलिए मैं भी कुछ सुनाती हूँ आपको। यह आग की बात है, तूने ये बात सुनाई है। ये जिंदगी की वही सिगरेट है जिसमें ख्वाब लपेटकर राख किए थे और लज्जत धुएं में उड़ा दी थी। पर सिक्के की तरह उसकी तस्वीर जिंदा रहती है। मैं तेनू फिर मिलांगी। मन योगी तन भस्म भया, तू कैसो हर्फ कमाया। अजल के योगी ने फूक जो मारी, इश्क का हर्फ अलाया। कैसो रमण की ओरे जोगी, किछु न रहियो पराया। मन योगी तन भस्म भया, तू ऐसो हर्फ कमाया। मैं तेनू फिर मिलांगी। मैं तेनू फिर मिलांगी। ये पंक्ति पंजाबी की मशहूर कविता से है, जिसे अमृता प्रीतम जी ने लिखा था। आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वह केवल एक साहित्यकारा नहीं थीं, बल्कि अपने दौर की स्त्रियों की आवाज़ थीं। पार्टीशन का दर्द, मोहब्बत की पवित्रता और औरत की आज़ादी, ये सब उनकी कलमों से निकले हुए अल्फाजों में बसता है। अमृता प्रीतम, बहुत ही बढ़िया काम था आपने। आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूँगी। मुझे ऐसे लगता है उनकी राइटिंग में वीर रस और अद्भुत रस दोनों का मिश्रण है। एंड आई ऑल्सो फाइंड हर अ वेरी वेरी पैशनेट एंड अ रोमांटिक पर्सन, एंड दैट रिफ्लेक्ट्स in all her writings. Correct. Would you want to add something, Yes, Monica? thank you. Yeah, sure. You're right about it, Aarti, what you just said. In fact, Amrita Preetham or Mera, rather how I got introduced to this amazing personality was through her movie Pinjar, जो शायद आप सबको पता होगी। उर्मिला मातोंडकर had played that character, and that was a amazing, almost unreal kind of a portrayal of the times that she lived. And the best part is इतनी वो साहसी थी हमेशा, जिस प्रकार से अपना उन्होंने जीवन बिताया है। उनके जो मन में आया उन्होंने हमेशा वो किया, समाज की बिना परवाह किए। और ये बहुत बड़ी बात है, ख़ास करके उस समय। तो दिस इज़ समथिंग आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड, कि लिविंग लाइफ एट ऑन हर ओन टर्म्स। तो भारती, मे बी यू वांट टू ऐड समथिंग? अब आप दोनों ने इतना कुछ कह दिया है कि मेरे लिए कहने के लिए कुछ शब्द नहीं बचे हैं। लेकिन एक छोटी सी बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अमृता प्रीतम जी की लिखावट में मुझे अपना स्वर सुनाई देता है, जैसे उन्होंने मेरे दिल की भावनाओं को शब्द दे दिए हैं। वी, अ फ्यू MGR repertory people and students, found a few fascinating pieces from दस्तावेज़। दस्तावेज़ केवल एक किताब नहीं है, बल्कि अमृता और इमरोज़ के प्रेम, साथ और यादों की जीवित झलक है। तो आइए आज के ईमेल, व्हाट्सएप और SMS के ज़माने से निकलकर आपको ले चलते हैं उस दौर में जब भावनाएं कागज़ पर उतरती थीं, जब दिल की धड़कनें और इंतज़ार की गहराई चिट्ठियों में बयां होती थी, जब मोहब्बत और जज्बात
खतों के ज़रिए ज़िंदा रहते थे। अब हमारे कुछ साथी उनके वही खत आपको पढ़कर सुनाएंगे। इस खत में मुझे अमृता प्रीतम के प्यार में जो सब्र है, इमरोज़ के विचारों के लिए जो उनका सम्मान है, और अपने जीवन की तमाम उपलब्धियों से भी बड़ा इमरोज़ का प्यार है, यह चीज़ काफ़ी सच्ची और निस्वार्थ लगी। बेशक इमरोज़ के साथ बम्बई में अमृता नहीं थी, लेकिन उनके खत थे, और उनके खत हमेशा इमरोज़ को उनके प्यार का एहसास दिलाते रहे। तो खत कुछ इस तरह है। मेरे मज़हब, मेरे ईमान, तुम्हारे चेहरे का ध्यान करके मज़हब जैसा सदियों पुराना शब्द भी ताज़ा लगता है। और तुम्हारे खत लगता है जहाँ गीता, कुरान, ग्रंथ, बाइबल आकर रुक जाते हैं, उसके आगे तुम्हारे खत चलते हैं। अवतार 2-3 दिन मेरे पास रह गई है। कल शाम गई, मेरी मेज़ पर खलील जिब्रान का स्केच देखकर पूछने लगी, ये इंद्रजीत का स्केच है? मुझे अच्छा लगा। उसने तुम्हारा धोखा भी खाया तो खलील जिब्रान के चेहरे से। नक्शों में फर्क हो सकता है, पर असल बात तो विचारों की होती है। सचमुच तुम्हारे इस नए खत को पढ़कर तुम्हारा और खलील जिब्रान का चेहरा मेरे सामने एक हो गया लगता है। एक पाकीज़गी जो तुम में देखी है, वह मैंने किताबों में पढ़ी तो ज़रूर है, पर और किसी परिचित चेहरे में नहीं देखी है। तुम्हारे जाने के बाद एक कविता लिखी है, रचनात्मक क्रिया, और एक आर्टिकल, एक कहानी भी। पर यह सब कुछ मेरी छोटी छोटी कमाई है। मेरी जिंदगी की असल कमाई मेरा इमरोज़ है। अब घर कब आओगे? मुझे तारीख लिखो, ताकि उंगलियों पर दिन गिनूं तो उंगलियां अच्छी लगने लगे। तुम्हारी सोरबी। 1 फरवरी 1960। राही, तो मुझे संध्या के समय क्यों मिले? जिंदगी का सफ़र ख़त्म होने वाला है। तुम्हें मिलना था तो जिंदगी की दोपहर के समय मिलते, उस दोपहर का सेक तो देख लेते। काठमांडू में किसी ने यह कविता हिंदी में पढ़ी थी। कई बार कई लोगों की पीड़ा कितनी एक जैसी होती है। मेरी ज़िंदगी के ख़त्म हो रहे इस सफ़र में अब मुझे सिर्फ तुम्हारे खतों का इंतज़ार है। मेरा यह इंतज़ार तुम्हारे इस शहर की जालिम दीवारों से टकराकर हमेशा ज़ख्मी होता रहा है। पहले भी 14 बरस राम बनवास जितने इसी तरह बीत गए। बाकी रहते बरस भी लगता है अपनी पंक्ति में जा मिलेंगे। आज तक तुम्हारा एक ही खत आया है। शायद तुम्हें काठमांडू का पता भूल गया हो। रोज़ वहाँ मैं तुम्हारे एक अक्षर का इंतज़ार करती थी। वहाँ मेरे लिए लोगों के पास बहुत शब्द थे, दिल को छू जाने वाले, पर तुम्हारे इंतज़ार की चिंगारी को और सुलगा दिया और जला दिया। मुझसे उसका सेक सहा न गया। 3 दिन के इंतज़ार के बाद मुझे बुखार आ गया। कल वापस आई, रास्ते में हवाई जहाज़ बदल कर। सीधे सफ़र की सीट नहीं मिली थी। रात को 9:15 बजे पहुंची। इंतज़ार कह रहा था कि पहुंचने पर कोई संदेशा तो ज़रूर होगा मेरे लिए। न जाने तुम्हारे लफ्ज़ों ने इतनी कंजूसी क्यों कर ली है। आज की डाक भी आ चुकी है। सवाल का जवाब बनने वाले मुझे इस चुप का अर्थ समझा जाना। इस कविता को पढ़ते हुए मुझे बार बार यही लगा कि इंतज़ार सिर्फ किसी इंसान का नहीं होता। इंतज़ार उस एहसास का भी होता है
जो हमें जिंदा रखता है। जब कोई खत नहीं आता, जब कोई शब्द नहीं मिलता, तब चुप्पी और भी भारी हो जाती है। यह चुप्पी बाहर नहीं, भीतर गूंजती है और हमें अंदर तक तोड़ देती है। इस कविता ने मुझे छू लिया, क्योंकि इंतज़ार की यह पीड़ा सिर्फ कवि की नहीं, यह हमारी भी है। हम सब ने कभी ना कभी किसी चिट्ठी का, किसी शब्द का, किसी अपने के जवाब का इंतज़ार किया है, और जब वह नहीं आता तो लगता है जैसे ज़िंदगी की सबसे लंबी रात अब कभी ख़त्म नहीं होगी। मेरे सब कुछ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तुम्हारे बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे परदेसों की शोहरत नहीं चाहिए। मैंने जिसके लिए मोहब्बत के गीत लिखे, अगर मेरे गीत उसे मंजूर नहीं तो उन गीतों के बेगानों से तारीफ़ पाकर क्या करूँगी। एक गुजराती गीत है, माथे के तांबे में लाख लाख मोती, पर दिल तुम्हारे बिना खाली। सियानेपन के लाख लाख मोती, पर दिल तुम्हारे बिन खाली। हर जगह जाने के लिए मुझे पासपोर्ट का फॉर्म भरना पड़ता है, और मैं उस तरह का कुछ भी करना को तैयार नहीं जो तुम्हारी खुशी छीन ले। जहाँ मेरी सारी उम्र तुम पर कुर्बान है, वैसे मैं परदेसों की प्रसिद्धि भी कुर्बान कर दूंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारा इंतज़ार करूंगी उम्र भर। 26/4/1960, तुम्हारी आशी। मेरे विश्वास, तुम्हारे मिलन ने मेरे कलम की चिंगारी को शोला बना दिया। कल नेपाल ने उस कलमी आग का फूलों से सत्कार किया, और मुझे जितने फूल मिले मैंने सारे के सारे तुम्हारी याद पर चढ़ा दिए। हिज्र की इस रात में कुछ रोशनी सी आ रही। मेरी इस कविता में तुम्हारी याद की बत्ती लपक लपक कर जल रही थी। रात को 11:30 बजे तक इस रोशनी का जिक्र चलता रहा। साथ ही कितनी ही नेपाली, हिंदी और बंगाली कविताएं भी जगमग करती रही। एक फारसी का शेर भी था, जिसका भाव था, रेगिस्तान में हम धूप से चमकती हुई रेत को पानी समझकर भागते हैं, धोखा खाते हैं, तड़पते हैं, पर लोग कहते हैं रेत रेत है, पानी नहीं बन सकती। और कुछ सियाने लोग उस रेत को पानी समझने की गलती नहीं करते। वे लोग सियाने होंगे, लेकिन मैं कहता हूं, जो रेत को पानी समझने की गलती नहीं करते, उनकी प्यास में ही कोई कमी होगी, उनके होठों पर वह शिद्दत नहीं होगी। सच मेरे जीती, मुझे वह सियानापन नहीं चाहिए। मुझे अपनी प्यास मुबारक है, चाहे सारी उम्र वह मुझे रेगिस्तान में भटकाती रहे। मेरे जीती को, मेरी प्यास के छलावे को मेरी सारी याद पहुंचा दे। 27 जनवरी 1960, काठमांडू, आशी। आशी, तुम्हें आना था 18 तारीख को और नहीं आए। यहाँ वहाँ सवेरा था जबकि सूरज नहीं चढ़ा। मेरी और सूरज की किस्मत तुम्हें क्या। मेरी तरह पूरन की सुंदरा ने भी एक दिन कहा था, एक बार वन को चले गए फिर सुंदरा के पास नहीं आए। अरे लोगों, जोगी के मीत नहीं होते। कला के जोगी क्या हर सदी में सुंदरा का यही होगा? तकदीर की लकीरों को कोई नहीं बदल सकता। जीती, कल मैंने तुम्हारा कमरा साफ किया, शीशे को पहुंचा कि शायद मेरी किस्मत का मुंह दिखाई दे जाए। सपने नहीं बन सकते हैं, तुमने ये शब्द मेरे कानों में बोल रहे हैं।
एक शोर सा बनता जा रहा है, एक भयानक शोर, और इस शोर में शायद पागल हो जाऊंगी। तुम्हारे इतने सुंदर खत जीती, मेरे तसव्वुर से भी कई सुंदर, जिनका मैं सारी उम्र इंतज़ार करती रही, चाहे वह इंतज़ार केवल इंतज़ार ही रहा। कितनी ही कविताओं में मैं उनके जवाब भी लिखती थी। आज वे सच हो गए हैं, पर आज मेरा मन मेरे वश में नहीं है। आंखें भर भर आती हैं। मेरी उम्र के साल इस सच को देखने के लिए एक जगह पर ठहर क्यों नहीं गए? वे क्यों बढ़ते गए? आज वे तुम्हारे साथ मेल नहीं खा रहे हैं। तुम मुझे उस जादुओं से भरी वादी में बुला रहे हो, जहां मेरी उम्र लौट कर नहीं आती। उम्र दिल का साथ नहीं दे रही है। दिल उसी जगह पर ठहर गया है जहां ठहरने के लिए तुमने उसे इशारा किया था। सच, उसके पैर वहां रुक गए हैं। पर आजकल मुझे लगता है एक एक दिन में कई कई बरस बीते जा रहे हैं, और अपनी उम्र के इतने बरसों का बोझ मुझसे सहन नहीं हो रहा है। तुम्हारी अमृता। मेरी तकदीर। राजन का अस्तित्व इस धरती पर कहीं नहीं था। उसने सिर्फ मेरे सपनों को अपना बना रखा था। और फिर जिस दिन तुमने अशु पढ़कर मुझे फ़ोन किया था, मैं तुम्हारा राजन बोल रहा हूँ, उस दिन ये धरती की बात बन गई। इस बात ने कर्म भी किया है, कहर भी। तुम्हारी नज़र मेरे ऊपर से बरसों का पड़ा हुआ कोहरा झाड़ दिया है, और आज जब मैं उस नज़र को 9-9 मील दूर भेज कर आई हूँ, एक कोहरा सा फिर मुझ पर पड़ता जा रहा है। यह नज़र जिन मजबूर हालातों में मुझसे बिछुड़ी है, उसका एहसास मेरे पास है, और उसी के सहारे तुम्हारे विछोह के दिनों में पड़ने वाले कोहरे को मैं अपने ऊपर झाड़ती रहूंगी। और जब मेरे सामने फिर तुम्हारी नज़र होगी, मेरे मन का रंग उसी तरह गुलाबी हो जाएगा। 21 जनवरी 1960, तुम्हारी बेगम। This letter uses the image of fog to portray the pain of separation, yet it carries a gentle hope that the return of a loving gaze will once again color her world gulabi, a delicate blend of yearning and resilience. It embodies Viraha Shringar, love in absence. मेरे गीतों की जान, आज तुम्हारा खत हमें नसीब हुआ है। मैं ज़िंदगी की शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरे खतों के जवाब मुझे ला कर दिए। पर मेरे सारे खत तुम्हें क्यों नहीं मिले? यह मेरा 7वां खत है। 3 मैंने नेपाल जाने से पहले लिखे थे। एक तो उसी दिन लिखा था जिस दिन मैं अपना चैन 900 मील दूर भेज कर आई थी, 21 तारीख को। और फिर रोज़ लिखती रही। कभी मैंने दिल के सारे उल्हाने के साथ लिखा था। यह मेरा उम्र का खत व्यर्थ हो गया। हमारे दिल ने महबूब का जो पता लिखा था, वह हमारी किस्मत से पढ़ा ना गया। पर आज जब वह पता सामने है, इन डाक खाने वालों ने लगता है किस्मत से साठ गांठ कर ली है। इनसे भी वह पता पढ़ा नहीं जा रहा है। नेपाल में
टैगोर का एक गीत सुना था, तू ही मेरा सागर है, तू ही मेरा मल्लाह, और मैं एक नाव हूँ, तुम्हें किनारे लगाने के लिए क्यों कहूँ। डूब भी जाऊँ तो तुझ में ही डूबूंगी, क्योंकि तू मेरा सागर भी है। इस गीत ने बड़ा सहारा दिया। तुम्हारी आशी। अमृता प्रीतम जी ने इस खत में अपने इंतज़ार को लफ्ज़ों में इतनी खूबसूरती से उतारा है, जैसे प्यार सिर्फ एक रिश्ता ना होकर उनके जीने का सबब था। आज 21 तारीख, इस शहर में मेरा आखिरी दिन है। कल सवेरे 9 बजे के प्लेन से आखरीत जाना है, वहां से शत्रुगा, जहां कविता की शाम मनाई जाती है, और वहां से वापस बेलग्रेड। किताबों का बहुत बोझ है। मालूम हुआ है दफ्तर वाले अधिक सामान का किराया नहीं देंगे। अगर सवेरे वह किराया देना पड़े तो रोटी खाने के भी पैसे नहीं रह जाएंगे। वे 21 दिन के पैसे एक साथ दे चुके हैं। आज 22 तारीख को आखरीत पहुंच गई हूं। कल शाम जाली का एक थैला खरीदकर सब किताबें उसमें डाल ली, बाकी बड़े पर्स में, और दोनों थैलों को दोनों बाहों से उठा लिया। दोनों बाहों में पीड़ा हो रही है, पर अधिक सामान के पैसे नहीं देने पड़े। यहां प्लेन में पानी तक को नहीं पूछते। बहुत लंबा सफर था, आधी जान निकल गई, पर यहां पहुंचकर फिर जान में जान आई है। इस शहर आखरीत एक बहुत बड़ी झील के किनारे पर बसा हुआ है। कोई 250 कवि इकट्ठे हो रहे हैं। 25, 26, 27 3 दिन कविताओं की संध्या मनाई जाएगी। अभी आते ही उन्होंने मेरी कविता अंग्रेजी में टाइप कर ली है, आग की बात। इसका अनुवाद करने के लिए किताबें उठाने से थकी बाहों को दबा रही हूं, पर थकान सफल हो रही है। नागमणि के डिजाइन देख देखकर सब खुश हो रहे हैं। हैरान है कि हिंदुस्तान में ऐसे पर्चे निकलते हैं और रश्क कर रहे हैं कि उनकी जबान में एक जैसा कोई पर्चा क्यों नहीं निकलता। तुम्हारी माजा। मेरे जीती, जीवी मेरे सामने बैठी हुई है, सुंदर, चंचल और मेले में झूला झूलने वाली जीवी। फिर वो एक चेहरा देख बैठी और बावली हो गई। किस्मत ने वह मुंह तो दिखा दिया, पर उस राह की ठोकरें नहीं दिखाई, और जीवी उस मुंह के पीछे पीछे चल दी जहां वो ले गया। ना जाति मिले ना राह, वह परिस्थितियों के हवाले हो गई। जिस मुख को देखकर चल पड़ी थी, उसने भी खबर न ली। कितनी ही पीड़ा पीती रही, और अंत में उसे जिंदगी की ठोकरों ने पागल कर दिया। पागल जीवी को उसके प्यारे ने देखा। सुंदर बांकी जीवी को उसने समाज के खातिर छोड़ दिया, पर गलियों के टुकड़े बीनने वाली पागल जीवी को वो न छोड़ सका। उसका हाथ पकड़कर खड़ा हो गया, पूरे समाज के सामने, सारे सामाजिक मूल्यों के सामने। जीवी मेरे भीतर समाई जा रही है, मेरी कलम में, मेरी कल्पना में, मेरी हकीकत में। मेरे जीती, जब मैं जीवी की तरह सारा होश गंवा बैठूंगी, फिर शायद तुम्हारे मन में उस दिन वाला फैसला जागेगा जिस दिन तुम मेरा हाथ पकड़कर अंगूठियां खरीदने चल पड़ी थी। तुम्हारा वही अपनत्व जागेगा
तुम्हारा वही रिश्ता जागेगा और उस रिश्ते की लाज जागेगी। तुम्हारी दुखी आशी।